तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। कोशिश की सीढ़ियां लंबी हो सकती हैं, कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमें वो कामयाबी तक ले जाती हैं। एक ऐसे ही कलाकार से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उनका एवी। दलीप ताहिल का जन्म 30 अक्टूबर 1952 को लखनऊ में हुआ। इनके पिताजी घनश्याम जेठानंद ताहिल रमानी जी इंडियन एयरफोर्स में थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ। उनके पिताजी की पोस्टिंग आगरा में थी, लेकिन दलीप की स्कूलिंग नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल शेरवुड कॉलेज में हुई। उनके पिताजी ने एयरफोर्स छोड़ के बॉम्बे की एक कंपनी में नौकरी कर ली और इनकी पूरी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। 1 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद दलीप ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ दलीप ने बॉम्बे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करके थिएटर में भी काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने एलेक और पर्ल पद्मसी जैसे डायरेक्टर से ट्रेनिंग हासिल की और उनके प्लेज में एक्टिंग करने लगे। स्टेज पर इनका अभिनय देखकर 1971 में श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म अंकुर में दलीप को एक रोल ऑफर किया। उसके बाद दलीप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें शान, शक्ति, कयामत से कयामत तक, सर रिचर्ड एटनबरो की गांधी और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के अलावा इन्होंने 1986 में रमेश सिप्पी का सीरियल बुनियाद किया और A.R. रहमान के साथ म्यूजिकल थिएटर में बॉम्बे ड्रीम्स के 700 से ज्यादा शोज लंदन में किए। पिछले ही साल इन्होंने 2016 के सीरियल सिया के राम में दशरथ का किरदार निभाया और फिलहाल ये कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो लखनऊ से मुंबई तक और कोशिश से कामयाबी तक कैसा रहा दलीप का अब तक का सफर, आइए देखते हैं। तो ये थे दिलीप ताहिल और आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। दिलीप जी, प्लीज कम। Thank you. Kiran, Hi. lovely So nice to to see you meet you. again. Thank you so Yeah. much for Not having at me on all. your program. I बहुत-बहुत नमस्कार, नमस्कार. Lovely. दिलीप, मेरी पहली मुलाकात आपसे बुनियाद के दौरान हुई थी और तब से अब तक हम आपको बार बार मिलते आए हैं। हमने काम भी इकट्ठा किया, लेकिन आपके कई पहलू ऐसे हैं जिसके बारे में ना तो मैं जानती हूँ और ना ही हमारे दर्शक। तो आइए आज उन पहलुओं पर हम बात करेंगे। जरूर जरूर। तो सबसे पहले तो आपके फादर एयरफोर्स में थे? जी हाँ, मेरा पूरा बैकग्राउंड आर्म्ड फोर्सेस का रहा। जैसे आपने कहा कि मेरे पिताजी एयरफोर्स में काम किया करते थे और बहुत सालों के लिए एयरफोर्स में रहे, तकरीबन 30-32 साल एयरफोर्स में रहे। तो जो हमारा बचपन था, हमारा चाइल्डहुड, तो उसी से जुड़ा हुआ था। तो एयरफोर्स की फैमिलीज़ को तो आपको तो मालूम है, वो मतलब जहाँ एयरफोर्स उन्हें ले जाती है वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो उसके साथ मेरे पिताजी और माँ के साथ मैंने भी बहुत ट्रैवल किया हिंदुस्तान में। इसलिए अक्सर जब लोग मुझे पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो, तो मैं कहता हूँ मैं समस्त हिंदुस्तान का हूँ। मैं हर जगह घूम के आया हूँ, पंजाब से लेकर मतलब दिल्ली और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हाँ, माय बैकग्राउंड हैज़ बीन पूरा मतलब आर्मी बैकग्राउंड रहा है। आप सिंधी होने के बावजूद इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो इसकी वजह क्या है? पहले तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं इतनी बढ़िया से इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी वजह यही होगी कि मैंने ज़्यादातर की अपनी ज़िंदगी यूपी में, मेरी पढ़ाई भी यूपी में हूँ, मैं रहा भी यूपी में। पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद मेरी जो माँ, उनका जो परिवार था वो जो आके लखनऊ में सेटल हुए, तो हम भी लखनऊ में रहे काफ़ी। और उस बचपन में जो मतलब बोलने की आदत, और वो जो वहाँ पर जो सभी तो हिंदी बोलते हैं लखनऊ में, और उर्दू।
बहुत वो शुद्ध और अच्छी अच्छी हिंदी, ये मेरा सौभाग्य है। लहजे वाली और एक्चुअली उर्दू बोलते हैं ज़्यादा। उर्दू बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं। मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वहाँ मेरा बचपन रहा, तो कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं जैसे आप कह रही हैं कि मैं थोड़ी सी हिंदी बोल लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं नैनीताल में पढ़ा, शर्वुड कॉलेज में, जहाँ अंग्रेज़ी के साथ साथ हमारे जो हिंदी टीचर थे, आज आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैं तिवारी साहब से पूरे मतलब जितने भी दर्शक हैं उनका परिचय करवा देता हूँ। हमारे यहाँ जो तिवारी साहब हुआ करते थे शर्वुड में, जिन्होंने हमें हमारी हिंदी की जो बुनियाद थी वो बहुत मजबूत की और बहुत अच्छी की। तो मैं उनका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनको। क्योंकि वो हिंदी आपके बहुत काम जी हाँ भाई, वो हिंदी मेरे काम आई। मुझे उस समय कभी मालूम ही नहीं था कि मैं हिंदी फिल्मों में आऊँगा या हिंदी की इतनी ज़रूरत होगी। वो तो है ही, हिंदुस्तान में रह के हिंदी की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि उस बारे में सोचा ही नहीं था हमने। लेकिन अब जब मैं फिल्मों में आया उसके बाद तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ। मैं एम सो फॉर्चुनेट कि हमारे स्कूल में तिवारी जैसे मतलब हमारे टीचर थे जिन्होंने इतनी अच्छी तरह आपने छोटे बचपन में ही थिएटर से आपका इंट्रोडक्शन हो गया और आपने बचपन में स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया ड्रामा वगैरह में। तो जो पहला ड्रामा आपने किया स्कूल में वो कौन सा था, इंग्लिश था या हिंदी था? पहला ड्रामा अंग्रेज़ी में था, इंग्लिश में था। लेकिन मुझे असल में किरण, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा पहला ड्रामा क्या था। मैं बचपन से ही मैं स्टेज पे आता रहा हूँ। जब मैं केजी में था तो मेरी माँ टीचर थी उस स्कूल में, दिल्ली में कुमकुम स्कूल था उसका नाम। वहाँ पर भी जब भी कोई भी स्कूल का फंक्शन हुआ करता था या इनफॉर्मल कॉन्सर्ट्स होते थे या कुछ भी होता था, कुछ न कुछ कॉस्ट्यूम मुझे पहना के मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता था। इसकी वजह मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं, ऐसे ही मुझे तब से काम मिलते आया। फिर जब मैं स्कूल में आया, शर्वुड में आया, तो वहाँ तो बाकायदा बहुत ही एक बहुत ही फॉर्मल तरीके में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी, प्लेज होते थे। मेरे पिता ने जब शर्वुड कॉलेज मुझे ले आए तो उस समय मेरे ख्याल से उन्होंने म्यूज़िक टीचर को कहा होगा कि ये लड़का थोड़ा सा मतलब गाता भी है, तो मुझे क्वायर में डाल दिया। तो वहाँ पर भी हम स्टेज पे आया करते थे, वहाँ से प्लेज शुरू हो गए और कुछ मतलब ऐसे ही स्कूल के एक्टिविटीज़ में ही मेरा स्टेज पे आना हुआ शुरू हो गया। तो ये बताइए, ये तो बहुत अच्छी लंबी जर्नी रही आपकी, स्टेज से स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से मुंबई आप आए। तो ये बताइए कि मुंबई आप कैसे पहुंच गए? आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया? यूनिवर्सिटी तो हाँ, अलीगढ़ से मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1 साल रहा और बहुत ही अच्छा समय था, बहुत मज़ा आया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छी जगह थी, वो बाद में आएंगे। लेकिन अलीगढ़ से पहले मैं बॉम्बे आया था। बॉम्बे में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जब एयरफोर्स से रिटायर हुए तो उन्हें फ्लाइंग की नौकरी मिली पंजाब में, जहाँ वो दवा लगाते हैं खेतों पे। जी। तो उनकी जो कंपनी थी जो ये काम करते थे वो बॉम्बे में बेस्ड थी। मतलब उनका अड्डा जो था, उनका हब जो था वो मुंबई में था, जुहू फ्लाइंग क्लब में। हाँ। तो हम डैडी के साथ सब आके बॉम्बे में रहना शुरू हो गए। उस वक्त आपको तो पता नहीं था कि ये फिल्म नगरी है और मतलब कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? कुछ इल्म भी नहीं था, कुछ आइडिया भी नहीं था कि फिल्म। इतना ज़रूर मालूम था कि बॉम्बे में फिल्में बनती हैं, लेकिन उसका मतलब उसके साथ कुछ हमारा जुड़ने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हमारी दुनिया ही अलग थी। लेकिन जब हम पहले बॉम्बे आए तो मैं स्कूल में था, वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में। हमें उस समय 9 महीने के स्कूल होते थे, 9 महीने का स्कूल होता था और 3 महीने की छुट्टी होती थी। तो उन छुट्टियों में मैं बॉम्बे आया और वहाँ पर पहले 10 दिन हो गए, 3 महीने की छुट्टी होती थी, तो माँ को भी लगता था कि जा कुछ काम करो, मतलब बच्चे को भी 3 महीने बिजी कैसे रखें बच्चों को? कैसे रखें, नहीं तो दिमाग चाटते थे हम रोज़ सुबह। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि 10 दिन 15 दिन हो गए, अभी कुछ करो, मतलब बॉम्बे में नए आए हो, उसका मतलब ये नहीं है कुछ तो करो, पिछले 2.5 महीने बाकी हैं अभी तक घर पे। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भैया मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि उसी में देखता हूँ कहीं टाइम पास के लिए कुछ प्लेस हो या कुछ कर रहा हो तो मैं जुड़ जाऊँगा उनके साथ। तो मैंने एलेक पदमसी साहब को फ़ोन किया, डायरेक्टरी निकाली, मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक ही हैं जो आज तक भी बहुत ही मतलब नामचीन, बहुत ही मशहूर थिएटर के डायरेक्टर और एडवर्टाइजिंग के गुरु हैं, जिनका नाम है एलेक पदमसी।
तो मैं फिर से कहूँगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में इतने अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने काम किया है। तो मैं जितना भी क्रेडिट हो, जितनी भी दाद हो, मैं उनको देना चाहूँगा। तो एलेक पदमसी साहब के साथ मैं जुड़ गया 14 साल की उम्र में। तो एक प्ले किया हमने, फिर उसके बाद मैं वापस नैनीताल चला गया। और ऐसे मतलब जैसे मतलब मैं स्कूल की छुट्टियों में आता रहा और फिर स्कूल ख़त्म करके आया, तो मैं बॉम्बे में थिएटर के साथ जुड़ गया, मेनली एलेक पदमसी साहब के साथ। और उनकी जो इलस्ट्रियस पत्नी थी पर्ल पदमसी, जो स्कूलों में पढ़ाती थी, थिएटर सिखाती थी, उनका जो प्रभाव, उनके काम का जो थिएटर का जो प्रभाव पड़ा है बच्चों पे बॉम्बे में, मैं अनगिनत है। मैं आपको बताऊंगा कि सारे स्कूल्स जो है ना, सब मतलब पर्ल पदमसी मैन साहब को मतलब मानते हैं कि ये हमारी गुरु हैं, और एलेक पदमसी साहब को। तो ये पूरा जो पीढ़ी आई है, मतलब 3-4 जनरेशन्स की, पिछले 40 साल से कितने लोग उनके मतलब शागिर्द रहे हैं, उनके वहाँ से उनके। लेकिन ये ज़्यादातर इंग्लिश थिएटर रहा, बिकॉज एलेक पदमसी ज़्यादातर की, हाँ, ज़्यादातर की इंग्लिश थिएटर रहा। हिंदी थिएटर भी था उस ज़माने में, इप्टा के काफ़ी। लेकिन एलेक तो मतलब एलेक अंग्रेजी प्लेस करता था, उनका कोई मतलब वो हिंदी प्लेस करते ही नहीं थे, वो अंग्रेजी प्लेस ही करते थे। हाँ। तो पहला प्ले कौन सा था आपका? मेरा पहला प्ले था उनके साथ माराठ साड, जो है परसिक्यूशन एंड असैसिनेशन ऑफ जॉन पॉल मारा। मारा तो जॉन पॉल मारा का तो ही वाज द फेमस फ्रेंच फिलोसोफर, जिन्होंने लुनेटिक असाइलम में वो पूरा सेट किया गया था ज़ेवियर्स कॉलेज के हॉल में। और सारे मतलब जितने भी टॉप लोग थे इंग्लिश थिएटर के, सब थे उसमें। मतलब एलेक पदमसी साहब, पर्ल पदमसी, जॉसन डकुना जी, होमी दारूवाला, कबीर बेदी, रघु सूदन, जितने भी बड़े नाम थे इंग्लिश थिएटर के, कैरसी कातरक साहब, सब मौजूद थे इसमें। और उसमें मुझे जब मैंने मतलब मेरा पहला मुझे कहा गया था कि जब मुझे पर्ल और एलेक पदमसी ने बुलाया था, मैंने सोचा ऑडिशन लेंगे। तो मैंने अपना शेक्सपियर का मैकबेथ का स्पीच पूरा तैयार व्यार करके मैं गया वहाँ पर। मैंने कहा यदि ये पूछेंगे मुझसे तो कुछ तो मुझे मतलब बताना पड़ेगा उनको कि मैं ये स्पीच सीख के आया हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल में उससे पहले मैकबेथ किया था, जो शेक्सपियर का प्ले था। मैं पहुँचा वहाँ, पर्ल पदमसी ने कहा कहाँ के तुम? यहाँ पर। ठीक है, तो आओ मेरे साथ अभी, पिकअप माई बैग प्लीज़। तो मुझे टैक्सी में बिठा के मुझे क्रॉफोर्ड मार्केट ले गई शॉपिंग करवाने के लिए, थिएटर के लिए। और वहाँ शुरू हुआ मेरा पहला क्लास एक्टिंग में। पर्ल पदमसी जी ने जो दुकान में बार्गेनिंग की और क्या एक्टिंग की उसने वहाँ पर कि हमारे पैसे कम, हम थिएटर के लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो। और डिस्काउंट लेते लेते बाकी लोग जो दुकान में आए थे, वो दुकानदार डर गया। उसने कहा मैम साहब, मैं आपका प्ले स्पॉन्सर करता हूँ, लेकिन मेरे दुकान की प्राइस मत तोड़िए आप इस तरह, सब बाकी लोग भी आप। सो दैट वाज माय फर्स्ट कोर्स, माय फर्स्ट कोर्स इन एक्टिंग। उन्होंने कहा किताब छोड़ दो, लाइव एक्शन देखिए मैं क्या बार्गेनिंग करती हूँ। दैट्स वंडरफुल। तो इसके बाद आपने हिंदी थिएटर में, मतलब पहला हिंदी का प्ले आपने इप्टा से कैसे जुड़े आप, और आपने पहला हिंदी प्ले कैसे? मैं इप्टा के साथ कभी नहीं जुड़ा। मैं डायरेक्टली इंग्लिश प्ले से ही हिंदी फिल्मों में आ गया, क्योंकि जब मैं पर्ल पदमसी, हम पहला म्यूजिकल कर रहे थे हम अंग्रेजी में, इसका नाम था गॉडस्पेल। तो गॉडस्पेल के ड्यूरिंग गॉडस्पेल श्याम बेनेगल साहब उस टाइम अपनी पहली पिक्चर बना रहे थे, अंकुर। वो श्याम बाबू भी मतलब बिल्कुल एडवर्टाइजिंग सर्कल्स में ही थे, एएसपी में बिल्कुल टॉप एग्जीक्यूटिव, वो फिल्म डिपार्टमेंट के चीफ थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा और कहा कि भाई मैं एक पिक्चर हैदराबाद में बना रहा हूँ, अगर तुम हेयर कट करवाओगे तो तुम्हारे लिए एक रोल है मेरे पास। तो ठीक है, मैं पर्ल पदमसी के पास गया, मैंने कहा मैं ऐसा कहा है शाम, ने जल्दी हेयर कट करवाओ, तुम जाओ पिक्चरों में जाओ तुम। तो मैं हैदराबाद चले गया, कुछ मालूम नहीं था वहाँ पर ने, मतलब जो उस समय भी मतलब सबकी शुरुआत थी, लेकिन इतने बड़े नाम थे, शबाना आज़मी थी उसमें, आनंद नाग, साधु मेहर, उनके सिनेमाटोग्राफर जो चीफ डीओपी थे वो गोविंद निलानी जी थे, और ख़ुद मतलब स्वयं श्याम बेनेगल साहब की पिक्चर थी। तो मतलब आई हैव बीन वेरी लकी, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस किस्म के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला कि इट हैज़ शेप्ड। और जो भी मैं हूँ आज, बस ऐसे लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, और उनका मैंने कुछ मेहनत नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा, इट्स जस्ट
लकी। लकी। इसके बारे में हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं दलीप ताहिल से। तो आइए उनसे आगे गुफ्तगू करते हैं। दिलीप, इससे पहले कि हम आपकी फ़िल्म करियर में जाएं, जो कि आपने कुछ अभी बताया मुझे, मैं कुछ एक दो बातें थिएटर से रिलेटेड आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने म्यूज़िकल्स किए थिएटर में और उसके बाद आपने फिल्में ज्वाइन की एज एन एक्टर। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं सिंगर बनूं? बिकॉज मैंने आपको एविटा प्ले में देखा था और आपने और अलीशा चनॉय दोनों ने गाने गाए थे उसमें, एंड शी बिकेम सच अ बिग स्टार आफ्टर दैट। लेकिन आपने कभी भी सिंगिंग को परस्यू नहीं किया। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच फॉर सीइंग एविटा, विच वाज वो एक मतलब लैंडमार्क म्यूजिकल था बॉम्बे के अंग्रेज़ी म्यूज़िकल थिएटर में। और हाँ, ये प्रश्न जो आपने किया, ये मेरे साथ, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। लेकिन हुआ क्या मेरे करियर में कि मैं फिल्मों में जब आया तो मुझे जिस किस्म के रोल मिले उनमें गाने थे ही नहीं। जब मैं शान में आया बहुत सालों के बाद, जब श्याम बाबू से भी जब अंकुर में था, मैंने कहा श्याम बाबू इस कैरेक्टर में कोई गाने हैं? इसे नहीं, दिलीप कैरेक्टर में गाने ही नहीं है। बहुत साल बाद जब मैं रमेश सिप्पी साहब के साथ मैं शान में आया, तब भी उस समय हम अभी एविटा कर रहे थे और मैंने रमेश जी से भी कहा, मैंने कहा रमेश जी, अगर आपने तो देखा है, मेरा प्ले देखा है आपने, कुछ अगर हो सके तो मुझे एक गाना या कुछ दे। तो रमेश जी जैसे हैं, बहुत ही पोलाइट आदमी हैं और बहुत ही मतलब इतनी अच्छी तरीके से बोलते हैं। उन्होंने कहा दलीप, कहीं ना कहीं हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें तो आप विलन के हेंचमैन हैं, इसमें कहाँ गाने गाएंगे आप। हाँ। तो उस समय पिक्चरें भी ऐसी बन रही थी और मैं जिस किस्म के रोल्स कर रहा था उसमें गाने की मतलब कोई स्कोप कोई गुंजाइश नहीं थी। और उसके अलावा मैं अंग्रेजी गाने गा रहा था और ये हिंदी फिल्में बन रही थी और मैं विलन के रोल कर रहा था, तो मतलब उनका जुड़ना तो असंभव था। इट डिडंट वर्क। लेकिन मैंने बहुत सोचा उसके बारे में और थिएटर में मैंने कभी अपना जो गाना और रियाज है कभी छोड़ा नहीं। मैंने कई प्राइवेट फंक्शंस में गाए हैं मैंने। फिर मैंने प्रोफेशनली एंड्रू लॉयड वेबर और रहमान साहब के लिए अंग्रेज़ी में थिएटर में गाया। हाँ, अपना लंदन के अंदर। तो मेरा एक्सपोजर रहा है सिंगिंग में। लेकिन हाँ, जहाँ तक हिंदी फिल्मों का सवाल, आप बिल्कुल सही कह रही है, नहीं गाया आपने। अच्छा, तो फिर हिंदी ना से अब इंग्लिश में ही, या हिंदी में अगर आप गा सके तो और भी अच्छा होगा, हमें कुछ सुना दीजिए। पहले तो जैसे आपने अंग्रेज़ी म्यूज़िकल की बात की है, तो अगर आप अनुमति दे तो मैं अंग्रेज़ी में एक वर्स गाऊंगा आपके लिए। प्ले किया था हमने कुछ 1-1.5 साल पहले, जिसका नाम है साउंड ऑफ म्यूज़िक। साउंड ऑफ म्यूज़िक तो सभी जानते हैं, सबको मालूम है कितना मतलब मशहूर म्यूज़िकल था, सुपर हिट म्यूज़िकल था। उसमें मुझे कैप्टन वॉन ट्रैप का रोल दिया गया था और वो वॉन ट्रैप एक बहुत 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 प्यारा गाना गाते हैं। जब वो ऑस्ट्रिया के हैं, जो जर्मनी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो नाज़ी जर्मनी ऑस्ट्रिया के अंदर आ गए थे और उनको घर छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि अभी उनका दे हैव टू लीव ऑस्ट्रिया। तो जब वो वहाँ से जा रहे हैं, एक फूल है, छोटा सा फूल है ऑस्ट्रिया में, जिसे एडलवाइस कहते हैं, सफ़ेद फूल है। तो उसके बारे में वो अपना घर छोड़ने के पहले वो एक गाना गाता है, जो मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। Want me to stand up? नहीं, it's up to you. गाने का नाम है एडलवाइस and it goes something like this. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to see me. Blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss.
bless my homeland forever. Thank you. बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। मैं तो चाहती कि आप हमारे लिए कुछ हिंदी में कोई गज़ल वज़ल या कुछ ऐसा कुछ गा दें तो मज़ा आ जाए, या कोई अच्छे पुराना गाना गा दें तो मज़ा आ जाए। हाँ, एक मेरा फेवरेट है हेमंत कुमार साहब का गाना जो मैं ज़रूर गाऊंगा आपके लिए, तो इफ़ यू परमिट मी। लेकिन हम आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं क्योंकि हमने आपके लिए एक हारमोनियम भी ओह, बुला thank लिया you है, so much. क्योंकि आपने कहा था कि उसके बगैर आपको मुश्किल पड़ेगा। हाँ, इस गाने में तो मुझे अकम्पलीमेंट चाहिए ही बिल्कुल, चाहिए। तो पन्नालाल जी आइए। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना, ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा जीने दो। कल की किसको खबर, एक रात होके निडर मुझे जीने दो। ये नयन डरे डरे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पन्नालाल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू पन्नालाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, बिल्कुल Thank you so हेमंत much. कुमार जी की आवाज़ लग रही थी। अरे रियली वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाना था और वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बाकी हमें बहुत सारी बातें करनी है, फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक पे, और हम बात कर रहे हैं दलीप ताहिल से। सो दिलीप, अब आपकी फिल्मों पे हम आ जाते हैं। तो पहली फिल्म आपको श्याम बाबू ने दी, अंकुर, जिसमें कि जी। आपने काम किया। उसके बाद का आगे का आपका जो करियर है उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
हाँ, असल में अंकुर जब रिलीज़ हुई थी तो मैंने सोचा था कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, मुझमें कोई शक नहीं है। प्रीमियर में गए थे, बहुत बड़ा प्रीमियर था। ये मैं ये आपको एक किस्सा ज़रूर सुनाना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि मैं श्याम बाबू ने हमें प्रीमियर पे बुलाया था, सब आए थे, बहुत बड़ा प्रीमियर था। मेरे ख्याल से एरोस में रखा था, एरोस जो हाँ। चर्च गेट में है। जी। तो सॉरी, रीगल में था, नॉट इन एरोस, इट वाज इन रीगल। तो वहाँ पर हम सब मतलब सबको बुलाया गया था। तो मेरी एक दोस्त थी, सहेली थी उस समय, फ्रेंड, जो न्यूजीलैंड से आई थी। तो मैंने उन्हें प्रीमियर पे इनवाइट किया और बाकायदा साड़ी वाड़ी पहन के मैंने कहा देखो ये मेरी पहली पिक्चर है, मैं बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ उसके बाद, तो आप प्लीज़ आइए मेरे साथ। तो बेचारी सब अच्छी तरह साड़ी वाड़ी पहनवा के उसको हम प्रीमियर में ले गए। अब उस ज़माने में मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको एडिटिंग टेबल बोलते हैं, जहाँ मतलब फिल्में कटती हैं। तो मैंने सोचा, मैंने तो यार 8 दिन की शूटिंग की, 45 दिन की शूटिंग थी टोटल फिल्म की, उसमें 8-10 दिन मेरे शूटिंग थी। तो मेरा बहुत तगड़ा रोल है और था भी उस समय। एडिटिंग के बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो खैर फिल्म शुरू हुई, बिगिनिंग के पहले रील में मैं आता हूँ, मिड शॉट में मैं बोलता हूँ आनंद नाग को, चलो यार बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं। फिर उसके बाद जैसे फिल्म चलती रही तो मैंने कहा यार इस सीन में मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं हूँ नहीं। ऐसे करके इंटरवल हो गया। तो इंटरवल में मुझे लगा कि यार गड़बड़ है ये, तो मुझे तो यार कई सीन्स थे मेरे जो होने चाहिए थे। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा तुम ज़रा रुक, कुछ लोगी तुम, कोका कोला या फैंटा वैंटा जो भी। मैंने कहा हाँ जो। तो मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं लेकर आता हूँ। तो मैं बाहर गया। जब मैं बाहर गया तो मैंने श्याम बाबू फॉयर में थे, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा श्याम बाबू क्या हो गया? मैंने तो इतनी शूटिंग की। तो उन्होंने कहा दलीप यहाँ। फिर उसने मुझे समझाया कि आपका रोल जो था ना वो फिट नहीं हो रहा था पूरे, मतलब वो एडिटिंग में वो रोल उनको निकालना पड़ा। तो मुझे प्रॉब्लम हुआ जब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं फ्रेंड को ले आया हूँ, मैंने उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो मेरा पहला सबक था कि पिक्चर देखने पहले मुंह बंद किया करो, जब पिक्चर ऑडियंस में आएगी फिर बोलना, आगे नहीं बोलना है। तो मैंने जाके उनको बोला, मैंने कहा देखो मेरे डायरेक्टर से मैं मिला हूँ, उसने कहा कि सेकंड हाफ में मेरा इतना स्ट्रॉन्ग रोल है कि प्रेस मेरे पीछे पड़ जाएगी, मतलब इट विल बी कंफ्यूजन, चलो यहाँ से लेट्स गो, नहीं तो मतलब भीड़ लग जाएगी। तो कहाँ ले चल। तो मैं उसको निकाल लिया वहाँ से और फिर पार्टी वार्टी में गए उसके बाद। तो वहाँ पर सब एक दूसरे को जानते थे। तो पहला सबक मुझे वहाँ पर फिल्मों का मिला कि आप डायरेक्टर के हाथ और एडिटर के हाथ में, मेनली डायरेक्टर के हाथ में, आपका रोल जो आप सोचते हैं थिएटर जैसा नहीं है, कट सकता है। उसके बाद 10 साल बाद, उसके बीच में कोई मतलब ऑफर्स नहीं आए, पिक्चर में छोटा सा अपीयरेंस था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आई हैड सच अ गुड टाइम, इतना मज़ा आया श्याम बाबू के साथ काम करने का। उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग में रहा, वॉइस ओवर्स करता ही रहा, थोड़े से एड्स भी आए मेरे उस टाइम पे, मॉडेला के एड्स आए, तो मॉडलिंग भी थोड़ी सी शुरू हो गई थी और प्लेस तो मैं करते आया। और फिर मुझे 10 साल बाद 1980 बिगिनिंग में मुझे शान मिली रमेश सिप्पी साहब के साथ। उसकी भी एक कहानी है। मैं एक हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हमारे यहाँ हमारी एक मित्र होती थी जिनका नाम था सीमा सोनी, इसमत चौकताई की जो बड़ी बेटी हैं, वो हमारे फ्रेंड हुआ करती थी। तो उसने एक पार्टी दी थी एक दिन और वहाँ मुझे मिले जनाब मशहूर और लेजेंडरी जावेद अख्तर साहब। तो वहाँ थे, तो सीमा ने अपने स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया कि आप इनसे मिलिए, आप जादू हैं और ये दलीप हैं। तो ये कह के वो चले गई। अब मैं मतलब सोच में रह गया, मैंने कहा जादू ये बोल रही हैं, ऐसे बोल रही हैं। तो मैंने जावेद साहब से बोलने का, सर आपकी तारीफ़, इसे मैं जावेद अख्तर हूँ और मैं छोटी सी फिल्में लिखता हूँ जो मैंने अभी लिखी हैं, जंजीर, दीवार और शोले। तो मैंने हो गॉड, आप वही जावेद, गुस्ताखी माफ़, ये वो सब हो गया। तो उन्होंने कहा तुम फिल्मों में काम करोगे? तो मैंने कहा जावेद साहब पैसे मिलेंगे? मैंने कहा हाँ, फिल्मों में ही पैसे मिलते हैं तो आ जाओ। तो इन्होंने कहा रमेश सिप्पी साहब एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, शशि कपूर साहब, शत्रुघ्न सर, उनका तरीका ही होता है जावेद साहब के। तो मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप? जैसे नहीं, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए मुझे। आई गिव माय फ़ोन नंबर टू द ग्रेट जावेद अख्तर। तो मैंने कहा यार अभी चलो कौन बुलाएगा देखते हैं। हाँ। सिप्पी फिल्म्स में रमेश सिप्पी साहब जिसने शोले बनाई है, वो मुझे क्यों बुलाएगा?
आई प्रॉमिस यू किरण, 2 दिन बाद, सिप्पी फिल्म्स का ऑफिस होता था खार में उस ज़माने में, 2 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया और एक बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ थी। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यही थे सिप्पी फिल्म्स के राजन साहब, जो हमेशा पान खा के बोलते थे, दिलीप ताहिर बोल रहे हो? तो मैंने कहा भैया कौन बोले? हाँ तो ऐसा है कि, तो मैंने कहा यार मजाक मत करो, क्या बोले? रमेश सिप्पी साहब आपसे मिलना चाहते, इस किस्म की बात। और मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो ट्रू कॉलर था नहीं, तो मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। मैंने कहा यार मजाक ऐसे ही कर टाइम रहे थे, ऐसे ही हाँ। मतलब टाइम पता नहीं। उसके बाद दोबारा फ़ोन रिंग हुआ, 5 मिनट के अंदर फ़ोन रैंग अगेन, और इस बारी वही साहब बोल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो पान थूक के आ गए थे, तो थोड़ा सा समझ में आई बात। उन्होंने कहा रमेश जी आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा ऑफिस इस जगह में है, आप प्लीज़ आ जाइए। जावेद साहब ने आपको मतलब आपका नाम दिया है यहाँ पर, आप आ जाइए। मैं गया वहाँ पर, सिप्पी फिल्म्स में गया, आई मेट रमेश जी इन हिज ओन वे, फैंटास्टिक मैन। मतलब मेरा बाद में मेरा मतलब रोल था, जो आपको सबको मालूम है जो रोल था, पूरा मतलब स्क्रीन प्ले, पूरी कहानी इतनी इत्मीनान से, इतनी अच्छी तरीके से मुझे बताया। मैंने सोचा कि मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ, तो ना बोलने का सवाल ही नहीं था, तो हाँ कर दिया। तो दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर विद सिप्पी फिल्म्स एंड विद मेन स्ट्रीम बिग सिनेमा। आफ्टर 10 years शान की मैंने, एंड वंस अगेन शान करने के बाद भी मेरे जो लोग थे, मेरे जो दोस्त थे, उस टाइम मैं थिएटर में लीड रोल्स किया करता था। तूने क्या जाके किया तूने यार, तू जाके हेंचमैन बन गया, ये वो दे। और उसके भी प्रीमियर में गए थे। तो उसके बाद, लेकिन ये लोग नहीं जानते जो मैं कहना चाहता हूँ, कि हाँ उसमें मैं हेंचमैन था और मेरा मेन कैरेक्टर नहीं था। लेकिन आप मेरे करियर की बात कर रही हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ उस फिल्म में मैंने काम किया, बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पहला सीन, जिसे कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में बोलते हैं, वो बच्चन साहब के साथ था। जब वो हेयर ड्रेसिंग शॉप में मैं बैठा हूँ, उस तरह आके मैंने गर्दन पेड़ा, मेरा पहला शॉट था फीचर फिल्म्स, बड़े फीचर फिल्म्स में बच्चन साहब के साथ, रमेश सिप्पी साहब की फिल्म। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इतना भाग्यशाली रहा हूँ कि कितने लोग कह सकते हैं कि भैया हमारा पहला सीन अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ। तो इन लोगों से मुझे इनके इन्वायरमेंट में जब मैं शान कर रहा था, चाहे रोल था जो था, लेकिन मुझे इतना सीखने के लिए मिला। और उसका जो असर, उसका जो प्रभाव रहा है मुझ पे, डिसिप्लिन का, किस तरीके से काम किया जाता है, उसी के बलबूते पे मैं आज काम कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दे रहा हूँ, रोल्स अच्छे होते हैं, फिल्में चलती हैं नहीं चलती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ शुरुआत में, गांधी में भी आपने एक रोल किया, गांधी में भी तो किया था। वो तो इंटरनेशनल फिल्म थी और बहुत बताइए। बड़े, उसमें तो मतलब हर किसी के रोल 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट के थे, लेकिन कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट ने उसमें काम किया हमारे मतलब जितने भी बॉलीवुड बॉम्बे से। में, जितने भी जी। बॉम्बे में फालतू सब हमारे आर्टिस्टों के बीच में मजाक होता है कि जितने सब पड़े बड़े आड़े टेढ़े जितने भी थे, सबको गांधी में काम मिला, बढ़िया पैसे मिले। वहाँ पर कास्टिंग चल रही थी, सीरॉक होटल था, वो होता था उस ज़माने में। मुझे डॉली ठाकुर ने बुलाया, क्या कर रहे हो, सारी कास्टिंग चल रही है वहाँ पर। तो मैं भी पहुँच गया। रानी डुबे जी थी प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे कॉरिडोर में देखा और कह रहे तुमको तो मैंने थिएटर में देखा। मैंने कहा कौन से, खैर मुझे रोल मिल गया कि आप वो जो नेहरू जी का, जो महात्मा गांधी जी का डांडी जो इलीगल सेलिंग ऑफ सॉल्ट, वो था, उस सेलिंग ऑफ सॉल्ट, डांडी मार्च, उसमें उसके बाद जो सीन होते हैं, वो नेहरू साहब के साथ मेरा एक सीन था। सब थे उसमें, मतलब ओमपुरी साहब, अमरीश पुरी जी, रोशन से तो खैर नेहरू थे, सईद जाफरी। हमारे यहाँ के सिनेमा और वहाँ के सिनेमा की शूटिंग जब आपने की, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया काम में, तौर तरीके? मैं 80s की बात कर रहा हूँ। अब 80s में जिस तरीके से हमारी फिल्में बनी जाती थी, वो मतलब उनका, हमारा स्टाइल ही अलग था। अच्छे और बुरे की उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर एक का अपना स्टाइल होता है। लेकिन जो पहली बात मुझे सर रिचर्ड एटनबरी की फिल्म में मालूम, पहला एहसास मुझे ये हुआ, उन्होंने कहा सर आपके लिए गाड़ी, आप खुद अपनी गाड़ी में मत आइए, हम ये नहीं सुनना चाहते कि लेट हो गए, पंक्चर हो गया, ये हो गया, वो नहीं, हाँ। गाड़ी हम भेजेंगे आपके लिए, आप 6 बजे सुबह तैयार होंगे, फ़ोन कॉल आएगा आपको, फ़ोन कॉल नहीं, वो आएंगे एंड यू विल बी कॉन्टैक्टेड गाड़ी। ठीक 6 बजे सुबह गाड़ी आई, 7:15 बजे आप छोटा हाजिरी करेंगे राजकमल स्टूडियो में, 7:15 बजे छोटा हाजिरी हुई। छोटा हाजिरी मतलब
टेबल यहाँ से वहाँ तक था, मतलब चीज़, दम रोटी, ये जो भी होता है। 7:15 बजे छोटा हाजिरी होगी, 8 बजे आप मेकअप करवाएंगे। मेकअप एंड हेयर आपका 8 बजे सुबह होगा और 9 बजे आप सेट पे आएंगे। किरण, आई प्रॉमिस यू, एटलीस्ट इन गांधी आई कैन टेल यू, कुड सेट योर वॉच टू दोस टाइमिंग्स। ये सब हुआ बिल्कुल सही समय पे। 9 बजे सुबह मैं सेट पे आया, रिहर्सल्स हुए, ये हुआ 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे कैमरा रोल हुआ। रिचर्ड एटनबरो साहब ने कहा एक्शन। मेरी तो हालत ख़राब होगी, मतलब मैं तो देखते ही रह गया। मैंने कहा यार ये मतलब ये कैसे, ये सिस्टम, इनका सिस्टम चलता कैसे है। पर उनका था ही सिस्टम, क्योंकि दे हैव हर डिपार्टमेंट में, एक तो वो डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, हर डिपार्टमेंट में एक प्रोफेशनल है। जो ट्रांसपोर्ट का था, जो गाड़ियाँ संभाल रहा था ना, वो भी एक क्वालिफाइड ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल था कि हर गाड़ी में रात को पेट्रोल होना चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए, चेक करो, ये करो, वो करो। हर एक कड़ी जो है उसके चेन में, everything was in place. That was for me a huge revelation, and once again I was privileged to be part of a film like Gandhi. और हमारे यहाँ क्या होता है उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं दलीप ताहिल से। दलीप, हम आपके करियर की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा आपकी फैमिली की तरफ भी चले जाते हैं। मुझे मालूम है कि आपकी लव मैरिज है और आपकी वाइफ एक मॉडल थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी वाइफ मॉडल थी, और केवल मॉडल नहीं थी, लेकिन उस समय इंडिया की टॉप मॉडल थी, और रैंप वॉक भी करती थी, तस्वीरें भी आती थी उनकी। तो जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मैंने कहा यार शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी वॉज। मैंने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूँ, उस लड़की से मैं मिलना चाहता हूँ। और घुमा फिरा के यहाँ करा के फाइनली आई मेट हर, एंड मैं गया, मैंने अपना परिचय करवाया कि मैं दलीप नाम। तो उसने मुझे देखा ही नहीं, इग्नोर किया मुझे कि भाई कौन है ये आदमी, पता नहीं क्या है। एंड देन उसके बाद मैंने परस्यू किया। पर मुझे एक बार मैं बैंगलोर में था और मैं वापस आ रहा था, तो उसी एयरपोर्ट पे, उसी फ्लाइट पे मिली। तो वहाँ से हमारी दोस्ती थोड़ी सी बढ़ गई, वहाँ से थोड़ी बातचीत। अभी जहाज़ में हम इकट्ठे बैठे थे, तो पुअर थिंग शी कुड हेल्प इट, मुझे बात करना ही था। सो ग्रेजुअली आई मैनेज टू वर्क माई वे इन टू हर कॉन्शियसनेस, एंड उसके मतलब दुनिया में मैं मतलब आया। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई, जब तक वो सिचुएशन आया जहाँ हम एक दूसरे के साथ थे कब तकरीबन 1.5-2 साल के लिए। और हमारे एक दिन हम वहाँ थे अपने मित्र मुकुल आनंद के घर में, अनीता के घर में। मेरे ख्याल से मुकुल का बर्थडे था, और मुकुल ने मुझसे कहा कि अगर तुम सीरियस हो इस लड़की, तो तुम अब भी प्रपोज करोगे, और मैं तुम्हें एक बोतल शैम्पेन दूंगा। तो मैंने कहा अभी सवाल ही कहाँ रहा, तुम शैम्पेन दे रहे हो तो प्रपोज कर लिया मैंने, आई एम जस्ट जोकिंग। तो वहाँ हमारा आई प्रपोज टू माई वाइफ, एंड शी सॉर्ट ऑफ आई थिंक इन अ वीक मोमेंट अग्रीड। हाँ, तो शादी के बाद अमृता ने मॉडलिंग छोड़ दी या कैरी ऑन किया? बिल्कुल छोड़ दिया मॉडलिंग। असल में शादी के थोड़े से पहले भी उसने अपना मॉडलिंग छोड़ दिया था, बाय ओन वोल्यूशन, बाय ओन चॉइस। मैंने कुछ कहा नहीं उसको, शी हैज़ टू लीव इट, उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। और वो थोड़ा बिजनेस में इंक्लाइंड थी, तो अपनी कंपनी खोली उसने, ग्रूमिंग स्कूल, जिसका नाम था ऑर्किड। उन्होंने आई थिंक इनके साथ ज्वाइन करके किया था ना, अनुराधा उसकी पुरानी फ्रेंड थी, मित्र थी, उनकी सहेली थी। तो उन्होंने मिलकर ऑर्किड किया, बहुत कामयाब कंपनी रही। ग्रूमिंग स्कूल अभी भी वही करती है, मतलब साथ नहीं, लेकिन उनका अभी भी वही है। तो ऐसे हमारी शादी हुई। आपका बेटा है ध्रुव? हमारा बेटा एक बहुत मतलब भगवान की दया से बहुत प्यारा बेटा है। क्या करता है ध्रुव? इस समय यूके में है, और वहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स हॉस्पिटैलिटी में वो, उसका बहुत शौक है स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो अभी फ़िलहाल वही कर रहा है। और वो उसको मेरे ख्याल से वो प्रोफेशन बनाना चाहता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, या तो फ़िलहाल उनका इतना शौक नहीं है, इतना वो नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सभी लड़के सोचते हैं कि हम एक्टर बन जाएं और फिल्मों में आएं। लेकिन इस समय उसका फोकस जो है वो स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट होता है, ये ही इज़ वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, और अच्छी क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन।
अच्छा, A.R. रहमान के साथ आपने एक बहुत बड़ा थिएटर में एक प्ले किया, म्यूज़िकल प्ले था जो जी A.R. हाँ, रहमान जी का, हाँ। उसके बारे में हमें बताइए बिकॉज़ वो 700 शो किया मैंने सुना आपने। तकरीबन और साढ़े छः सौ कहाँ-कहाँ थे सात सौ। ये शो? नहीं, एक ही इंग्लैंड में जगह तो थे, रहती है इंग्लैंड इंग्लैंड में, में। एक ही थिएटर में, अपोलो थिएटर में, विक्टोरिया में वहीं रहता है। लोग आते तो हैं आप पूरी कितना दुनिया। समय रहे लंदन में इस प्ले के वजह से? इस प्ले की वजह से मैं रहा 10 महीने, इस प्ले में रहा मैं 9-10 महीने। और उस 10 महीने में आपने कुछ 700 शो किए। उस 10 महीने में मैंने तकरीबन 700 शो किए, क्योंकि वहाँ पर 8 शो होते हैं हफ्ते में। इसकी ऑडिशन प्रोसेस भी बहुत कमाल की प्रोसेस है, आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले क्या हुआ था कि शेखर कपूर ने एंड्रू लॉयड वेबर साहब को रहमान साहब से परिचय करवाया, उनको मिलवाया। और एंड्रू वेबर साहब बॉम्बे आए और वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े म्यूजिकल्स लिखे, तो उन्होंने कहा मैं एक इंडियन म्यूजिकल लिखना चाह रहा हूँ रहमान साहब के साथ। तो फिर ये 1 साल चला गया और भूल गए हम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर एक दोस्त मिला मुझे ऑलिव रेस्टोरेंट ने कहा यार कास्टिंग चल रही है। तो मैं लंदन गया, वहाँ पर मैंने कास्टिंग करवाई खुद की, किसी को मालूम नहीं था। वहाँ पर गया मैं, अपने एजेंट को मेरा एजेंट था नहीं, एजेंट से मैंने बात की, पियानो पे मैंने गाना गाया, फिर मुझे वहाँ पर भेजा गया। और पूरे मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि पूरी दुनिया में मुझे ये रोल मिला और अपने मतलब बलबूते पे तो मुझे आपका कोई रोल जानता ही क्या नहीं था था? वहाँ पर। मेरा रोल था जो मतलब हीरोइन है उसका बाप है जो गाने गाता है, और वहाँ पर तो सब लाइव गाते हैं। और सबसे टॉप म्यूजिशियंस वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा पिट में होते हैं। रहमान साहब के साथ A.R. रहमान साहब के म्यूजिकल में गाना इतनी बड़ी एक बात। बड़ी और किस किस्म के म्यूजिशियंस हैं वहाँ पर, किरण मैं क्या बताऊँ। तो इसके अलावा मतलब वहाँ रह के आपका थिएटर करने के अलावा एक्सपीरियंस क्या रहा लंदन में? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। शुरुआत में तो बॉम्बे ड्रीम्स में, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ, और म्यूजिशियन जो है केवल लाइव नहीं, ये दुनिया के टॉप म्यूजिशियंस हैं, तो बहुत आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड। वहाँ से मुझे इंग्लैंड का, यूके का जो टॉप टेलीविज़न सीरीज़ है ईस्ट एंडर्स, उसमें मुझे काम मिला बॉम्बे ड्रीम्स के बलबूते पे। वहाँ से मैं ईस्ट एंडर्स में गया, वहाँ पर मैं 8-10 महीने रहा, तो उनके लिए भी मैंने कुछ 80-90 एपिसोड किए। और फिर मुझे वहाँ से BBC 2 पे न्यूक्लियर सीक्रेट्स, A.Q. खान जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनके रोल में मैंने किया। और अब भी मेरा शो है BBC 1 पे जो है रियल मैरीगोल्ड होटल, वो अभी आ रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यूके में, अच्छा सा काम मिला है मुझे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा, अब ये बताइए कि आप वापस आ गए यहाँ पर, आपने एक टेलीविज़न सीरियल में बहुत मेजर रोल किया है। थैंक यू। और उसमें भी सिया के नाम, और उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिली है और लोगों ने आपको पसंद किया है। आपने एक पॉलिटिकल सीरियल में भी काम किया है कुछ टाइम पीछे। हाँ। तो यहाँ राजधानी। हाँ, राजधानी वो बहुत पहले किया हाँ। था। तो ये बताइए कि आप अपने यहाँ के जो दर्शक हैं, आज के जो लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो आज के दर्शक हैं, मैं बस उनका अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे इतना एक्सेप्ट किया है। मैं और क्या कह सकता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा ताकि कि आप लोगों का जो प्यार और मोहब्बत है उसका मैं आई शुड लिव अप टू इट। एंड जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। दिलीप, आपने तब काम किया फिल्मों में और अब काम किया फिल्मों में, और आपने अंग्रेज़ी फिल्मों में भी काम किया। तो मुझे ये बताइए कि तब के काम करने का तरीका और आज के काम करने का तरीका जो है, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? काफ़ी गंभीर सवाल काफ़ी है। गंभीर। एक तो फ़र्क है कि फिल्में जब फर्ज कीजिए, जब सिप्पी साहब की फिल्में मैं कर रहा था या बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ वो फिल्म, वो थोड़ा सा वो थोड़ी सी फुर्सत में बनाई जाती थी, लोगों के पास समय होता था। फिर एक दौर ऐसा आया 80s में, जब जहाँ जाओ 80s के मिडिल में, 80s के एंड में, 90s में, हाँ सब मतलब 3-3, 4-4 शिफ्ट कर रहे थे। तो वो मतलब बहुत ही पागलपन हो गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक दौर ऐसा आया। फिर वहाँ से जब टेक्नोलॉजी, असल में हुआ क्या कि मेरे ख्याल से कि अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो प्रेजेंटेशंस होती हैं
उसमें मैं मुझे लग रहा है कि मतलब कंटेंट पे जो बोलते बहुत हैं आजकल कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, लेकिन कुछ फिल्में हैं जो कंटेंट में बहुत तगड़ी हैं, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं उनमें कोई कंटेंट बहुत कम है, लेकिन टेक्निक बढ़ गया है और जो प्रेजेंटेशन का डिसिप्लिन डिसिप्लिन आज के डिसिप्लिन, आर्टिस्ट आज में का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने एटनबरो जी के वहाँ देखा था। जी हाँ, आप जी हाँ। कहेंगे और कि वैसा एक्टरों है? में, परफॉर्मर्स में खास करके, विशेष करके एक्टरों में, क्योंकि मैं भी उस जमाने में मतलब मैंने काम शुरू किया था जब मतलब रोज शाम को पार्टी होती थी, कल सुबह शूटिंग है लेकिन कोई बात नहीं सर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो वो भी एटमॉस्फेयर देखा मैंने और अभी का एटमॉस्फेयर देखा जो मुझे बहुत पसंद है। जब काम के समय जा रहे हो तो काम करो, अगर आपके बाद उसके बाद आपको जो भी करना है वो एक समय होता है उसका, लेकिन काम के साथ ये जुड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा माना है मुझे, और मुझे आज का माहौल बहुत पसंद है, और आज के माहौल में मुझे बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, और जब मैं आज काम करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि डिसिप्लिन बढ़ गया है। फिलहाल आपने अभी एक फिल्म खत्म की है, कौन सी फिल्म में आपने अभी काम किया है? अभी मैंने एक ईरानियन फिल्म की, और वो ईरान में रिलीज हो चुकी है, सलाम बॉम्बे, जो बहुत ही सक्सेसफुल पिक्चर है। और अभी मैंने अपने हमारे जो जिन डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत काम किया मैंने, अब्बास और मुस्तान साहब के साथ, मशीन उनका अब्बास साहब का उसको लॉन्च कर रहे हैं ना वो? मुस्तफ़ा, उसको लॉन्च कर रहे हैं। हाँ। और उसमें मैंने एक रोल शूट प्ले किया, किया है। और मैंने अब्बास और मुस्तान भाई के साथ बाजीगर भी की है, और मतलब सोल्जर भी की, कई फिल्में की हैं। ऐसे कि नहीं कि बाजीगर में डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन अलग किस्म का था। अभी मैं मुस्तफ़ा को देखता हूँ, उन बच्चों को देखता हूँ, तो द कमिटमेंट इज़ फैंटास्टिक। हाँ। कि हमारा जो उनका मोटिवेशन, उनका फोकस जो है ना, वो क्लियर वो है। बहुत क्लियर, बहुत पसंद आता है ज़्यादातर मुझे। जो एक्टर्स होते हैं वो एक स्टेज पे आके कहते हैं कि अब मुझे डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये सब, राइटिंग, ये सब करना है। आपका कोई ऐसा फ्यूचर प्लान है कि आप कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, अपना कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं? मेरा या- क्या है कि किरण जी, मैं आपको सच बताऊंगा, आई कांट, मैं लिखना तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जहाँ रही डायरेक्शन की बात, आई एम टू लेजी। अभी मैं अभी आपको बोल चुका हूँ कि मैं ऐसे माहौल से आया हूँ जहाँ मतलब आप एक्टर हैं, 6 बजे काम खत्म हुआ, आ जाइए भैया, लेकिन डायरेक्टर उसके बाद भी काम करता है, उनका काम कभी खत्म ही नहीं होता। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। फर्स्ट टू कम एंड एब्सोल्युटली लास्ट टू गो। और आई एम टू लेजी टू बी अ डायरेक्टर। प्रोड्यूसर तो छोड़ ही दीजिए, राइटिंग आई कांट डू। अभी एक ही चीज़ है, वो एक्टिंग है, और मैं थोड़ा सा, अगर मुझे गाने का मौका मिल जाए तो मैं थोड़ा सा गाना गाना चाहूँगा बस। देखिए हमने आपको आज मौका यहाँ आपने पर बहुत दिया बहुत बहुत गाने बहुत का। धन्यवाद आपका। तो ऐसा मत थैंक यू कहिए। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बेटे को वो थोड़ा बहुत एक्टिंग करता है, लेकिन आपने कभी उसको ये डायरेक्शन नहीं दिया कि बेटा तुम इस लाइन में जाओ। क्या आप फील करते हैं कि इट इज़ नॉट अ वेरी सेफ लाइन, या मतलब यहाँ उस सिक्योरिटी वजह नहीं से है? नहीं, हाँ। उस वजह से हर लाइन में रिस्क है किरण। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, आप वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में चले जाइए, आप किसी भी दुनिया में किसी भी दिशा में जाइए, आप प्रोफेशनली, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। वो ज़माना गया है जो कहते हैं साहब फिल्मों में रिस्क है, इसमें हर चीज़ में रिस्क। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मैं ध्रुव को इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ये करो वो क्योंकि मुझे ये विश्वास है और यकीन है कि बच्चों को जो उनका जुनून है, जो उनका अंदर जागृत होता है, जो वो करना चाहते हैं वही करना चाहिए। चाहे आपको कोई कहे कि अफ्रीका में जाके आप मतलब हाथियों को संभालो, वो भी ठीक है, लेकिन आपको उसका जुनून होना चाहिए। आपको ये नहीं कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो तुम्हें भी एक्टर बनना है, ये मतलब बच्चों का डाउनफॉल होता है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जगह है जहाँ आप मतलब कैमरा के सामने नहीं आते हैं। हमारी दुनिया ऐसी है कि आपका पिता हो, आपकी माँ हो, कोई भी हो, एक बार आप पर्दे पे आ गए तो उसके बाद ऑडियंस है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। और यदि आपका जुनून, आपका पैशन नहीं है तो मत करो, क्योंकि फिर आपको इतनी चोट आएगी कि आप उठ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बातें की दिलीप साहब आपसे। Thank you very much. लेकिन अब समय ख़त्म हो रहा है तो हमें शो को कंक्लूड करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी डायरी में हमारे शो के बारे में कुछ लिखिए और ऑटोग्राफ भी साइन कीजिए प्लीज़। I'll be honored. Thank you so much. Oh, lovely. Thank you. ये तस्वीर बहुत जल्दी आ गई। हम लोग खींच लेते हैं और कहाँ लगा लिखूँ? देते हैं। this हाँ, side? यहाँ